क्या दुष्यंत चौटाला की जिंदगी की ये एक बड़ी राजनीतिक भूल थी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना? 12 अप्रैल 1998 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया था। उसके पीछे मकसद था कि एक क्षेत्रीय दल के झंडे तले और एक निशान तले चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उससे पहले चौधरी देवीलाल जो हैं उन्होंने कोई अपना दल नहीं बनाया था। उन्होंने कभी कोई मंच बना लिया या अलग अलग दलों से वो राजनीति करते रहे। क्षेत्रीय दलों का जो कहने की अस्तित्व है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कहने की दरकिनार कर दिया गया, लोगों ने सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ या बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के खिलाफ का मतलब कि कांग्रेस की पार्टी, बड़ी पार्टी कि लोगों ने उसके तरफ ज़्यादा रुझान किया, उसके तरफ ज़्यादा मतदान किया। लेकिन सेठिया साहब, विधानसभा चुनाव में एक बार तो मुझे बताइए, पूरे हरियाणा के लिहाज से रीजनल पार्टियों का क्या कुछ अस्तित्व रहने वाला है? देखिए नैना साहब, ऐसा है, हरियाणा जो प्रदेश है इसकी राजनीति को आपने समझना है तो यहाँ क्षेत्रीय दलों की एक प्रभावी भूमिका रही है। हरियाणा गठन के बाद से 1968 के अंदर विशाल हरियाणा पार्टी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। 1978 तक वो पार्टी अस्तित्व में रही। बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी से अपना क्षेत्रीय दल का गठन किया और 1996 से लेकर 1999 तक सरकार बनाई। चौधरी भजनलाल और चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। 2 चुनाव लड़े, लेकिन वो अधिक प्रभावी असर नहीं छोड़ सके, बाद में कांग्रेस में विलय करना पड़ा। इसी तरीके से हवीपा का भी बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। विशाल हरियाणा पार्टी का भी यही हाल रहा था। लेकिन अगर आप ये देखिए कि क्षेत्रीय दलों के लिहाज से जो चौधरी देवीलाल परिवार है, चौधरी देवीलाल ने 1971 में कांग्रेस छोड़ने के बाद क्षेत्रीय दलों की राजनीति की, और इतना लंबा अरसा 5.5 दशक का, और तब से लेकर चौधरी देवीलाल परिवार जो है क्षेत्रीय दलों की राजनीति करता आ रहा है और कई बार सरकारें भी बना चुके हैं। खुद देवीलाल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जनता पार्टी से रहे, लोकदल से रहे, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है अलग अलग टुकड़ों में 5 बार मुख्यमंत्री रहे। 1998 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं जी कि 12 अप्रैल 1998 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया था। उसके पीछे मकसद था कि एक क्षेत्रीय दल के झंडे तले और एक निशान तले चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि उससे पहले चौधरी देवीलाल जो हैं उन्होंने कोई अपना दल नहीं बनाया था। उन्होंने कभी कोई मंच बना लिया या अलग अलग दलों से वो राजनीति करते रहे। जैसे 77 में उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, 72 में उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा, उन्होंने भारतीय क्रांति दल से भी चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने 1982 और 87 में लोकदल से चुनाव लड़ा जो उनका खुद का दल नहीं था। मतलब मोर्चे थे अलग अलग। हाँ, जो 1991 और 96 में उन्होंने समता पार्टी से चुनाव लड़ा जो जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी थी। तो कहीं ना कहीं उस समय दबाव वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे नाम थे। हाँ, बहुत सारे नाम थे। तो सोशल एक्शन पार्टी से भी चुनाव लड़ा उन्होंने, उस बैनर तले भी। तो उस समय चौधरी देवीलाल पर एक प्रेशर रहता था, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हो, सीटें आ जाती हैं, तो जो राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष होता है उसको ये पावर होती है कि वो आपको कभी भी हटा भी सकता है। एक बार 77 में ये नौबत आ भी गई थी जब चौधरी देवीलाल जी ने बहुत दबाव के बाद उनको सुषमा स्वराज को पहले कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। फिर एक उन्होंने जनसभा के अंदर फरीदाबाद में चौधरी देवीलाल जी ने सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की बात कह दी। यह बात आला कमान तक पहुंची। जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल, चंद्रशेखर जी उस टाइम जनता पार्टी के सर्वेसर्वा थे। तो चंद्रशेखर जी ने फ़ोन करके उनको कहा कि आप अपना आदेश वापस लीजिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं आपको मुख्यमंत्री के पद से हटा सकता हूँ। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 12 अप्रैल 1998 को इनेलो का गठन किया। 1999 में उन्होंने बंसीलाल के 22 विधायक अपने पाले में करके इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाई। और चौटाला इससे पहले 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो जानते थे कि पहले उन्होंने बहुत सारी राजनीतिक जो अस्थिरता और गलतियां जो उनसे हुई, तो इस बार वो चतुराई से काम लेना चाहते थे। और यही वजह थी कि लास्ट की सरकार सबसे लंबा अरसा, वो 6 साल रही। 1999 से 2000 तक वो जो बंसीलाल वाली सरकार थी वो टर्म रहा। 1 साल पहले ही इलेक्शन करवा दिया, हालांकि पड़ा था कार्यकाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। फिर 2005 तक सरकार चलाई, 2000 में 47 सीटें जीतकर। तो वो जो आपका मूल सवाल था कि अस्तित्व आगे आने वाले क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं इनेलो को एक ऐसा दल मानता हूं कि उसका जो संगठन जो है वो उसकी बहुत बड़ी ताकत रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पिछले 2 चुनावों से उसके संगठन जो है वो बिल्कुल बिखर रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि देखो, संसदीय चुनावों में अगर हम बात करें तो जजपा और इनेलो
दोनों के वोट बैंक की बात करें तो इस बार जजपा को 0.90%, लगभग 0.90% वोट मिला है। इनेलो को 1.74% वोट मिला है। पिछली बार की तुलना में उसका वोट बैंक कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन जजपा का वोट बैंक जो है वो 4% कम हुआ है। जजपा के लिए कहीं ना कहीं यह चुनाव जो है बड़ी परीक्षा है, और मुझे जो लगता है कि जजपा को इस चुनाव में काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो पूरा हरियाणा ही जानता है, उस फैक्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ उसको ऐड कर देते हैं कि जननायक जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में, इनेलो के विकल्प के रूप में पूरा जो देश वाली बेल्ट था उसमें दुष्यंत चौटाला को एक युवा और लोकप्रिय नेता के रूप में स्वीकार करते हुए 10 सीटों पर जीत दिलाई थी। और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक लहर कह लीजिए या वो एक विकल्प जो ठोस वो तलाश रहे थे, तो उसको वोट दिया था, नहीं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं और अप करती। बाद में वो जजपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली, तो वो कहीं ना कहीं वही जो बेल्ट है, चाहे वो चाणा वाली बेल्ट है, बाडड़ा है, चाहे वो आपका कुलाना है, नरवाना है, आपका नारनौंद है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के लिए इस बार सरवाइव करना बहुत मुश्किल है और उसको डेंट लग सकता है। इसको आपने जैसा जजपा के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं वो देश वाली बेल्ट, क्योंकि मेरा भी विधानसभा क्षेत्र वही है कुलाना, और जिस तरीके से 7 सीटें तो उसी इलाके से थी, हालांकि एक सीट आपने बताया बाडड़ा से, वो दादरी जिले से है, एक सीट की बात करूँ कुरुक्षेत्र से वो शाहबाद आई, और एक सीट कैथल में गुलाची का, तो 3 सीट वो और 7 यहाँ की सीट जींद के आसपास की। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जिस तरीके से दुष्यंत को सिर माथे बिठाया था 2019 के चुनाव में, और उसमें से अधिकतर विधायक तो वो जीत कर आए जिनका खुद का काफ़ी अस्तित्व था, और वो बड़ी पार्टी को टिकटें मांग रहे थे, टिकटें नहीं मिली, उनका भी था, और कुछ पार्टी का सहारा और वो सारी चीज़ें। लेकिन जो मेरा सवाल आपसे है, जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो एक समझदार नेता है, युवा सोच के, और जिस तरीके से उनकी पकड़ है, जिस तरीके चौटाला फैमिली के बारे में कहा भी जाता है, तो क्या दुष्यंत चौटाला की ज़िंदगी की ये एक बड़ी राजनीतिक भूल थी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना? देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियों के अनुसार चलती हैं। हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला ने कुछ उस तरीके की चीज़ें सोची होंगी कि पहले ही 2019 से अगर हम बात करें, जब उनको 10 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों पर जीत मिली, तो उससे पहले 2005 से लेकर 2019 तक 14 साल से इनेलो सत्ता से बाहर थी जी। और इनेलो जो है बड़ा संघर्ष कर रही थी, वर्कर जो है वो टूट रहे थे, उनके विधायक जो हैं दूसरे दलों में जा रहे थे, संगठन भी जो है वो पहले की तरह मजबूत नहीं रहा था, जो संगठन एक दिखता था। और उसी दौरान 2018 में 2019 के चुनाव से पहले एक बड़ी घटना हुई हरियाणा में, सियासी घटनाक्रम हुआ, जजपा का गठन हुआ, दुष्यंत चौटाला ने फिर चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर जीत हासिल की। तो उसको कहीं ना कहीं दुष्यंत जी को ये लगा होगा कि वर्कर को भी बचाए रखना है, सत्ता में भागीदारी भी जरूरी है, थोड़े से अगर 10 विधायक जीत कर आए हैं तो कुछ उनके रहे होंगे मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम था कि उसको लेकर जो वादे हैं वो पूरे कर लेंगे, उनमें से कुछ नहीं हुए, जैसे वो 5100 पेंशन का था, 75% आरक्षण का था। तो इसे आप राजनीतिक भूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो मतदाताओं के प्रति उनका जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो जरूर उसमें आघात लगा। तो अभी उनका लंबा करियर पड़ा है, अभी वो 33-34 साल के हैं जी। तो हम ये तो नहीं कह सकते, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें, कब किसी से हाथ मिलाना पड़ जाए और कब किसी से दूरी बना ली जाए, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है।